एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। आई होप आप बहुत ही बेहतर हैं। एंड आज हम लोग मिल रहे हैं एक और नए सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे 20 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की। ऑलराइट, इन लास्ट 5 इयर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे सीबीएसई में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते या कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होते या पैटर्न रिपीट नहीं होते हैं भाई। आओ चलो हम आज डिस्कस करते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस की, ऐसे ही कॉन्सेप्ट की, ऐसे ही टॉपिक्स की जहां से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो फटाफट से एक बार है ना, जल्दी से मेरे को बता दो, ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है, बेहतरीन तरीके से आ रही है, फटाफट से एक थम्स अप दे दो। शुरू करेंगे हम आज के सेशन को। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि भाई ऑलरेडी मैराथन सीरीज मेरी ने कंप्लीट कर रखी है आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में, जहां पर मैंने पूरे चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो फटाफट से क्लिक करो, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एंड फटाफट से देख करके निपटा लो भाई। बहुत ही प्यारे हैं, मतलब यहां से आपको मैंने जो सिखाया, आपको क्वेश्चंस कहां से आएंगे, कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, किस पर क्वेश्चन आएगा, कैसे ट्विस्ट हो सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया है मैंने मैराथन सीरीज में। राइट, 2 पार्ट में आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको नेचुरल फिनोमेना मतलब लाइट और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, एंड सेकंड जो पोर्शन है वहां पे आपको जो देखने को मिलेगा वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, और जो हमारा मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है। क्या है इसमें? तो इसमें आपके लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की बात कर लेंगे, एंड जो आखिरी मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है उसके भी, मतलब चारों चैप्टर के ये भी कंप्लीटेड है। ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जिसको देखने के बाद आप सुपर कॉन्फिडेंट होगे। एंड एक और तरीका बताऊं, जो अभी आपका अभी प्री बोर्ड जो हुआ ना, उसके क्वेश्चंस आपको इन सेशंस में देखने को मिल जाएंगे। अगर इन सेशन में क्वेश्चंस प्री बोर्ड के मिल गए तो मतलब समझ लो भैया बोर्ड वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे ही मिलेंगे। आज तो हम बात करने ही वाले हैं वैसे क्वेश्चन के जो बोर्ड में आए रखे हैं। चलो भाई शुरू करें, जल्दी से एक थम्स अप दो तो शुरू करें। और मैं एक और बात बताऊं कि भाई इस सेशन का पीडीएफ कहां मिलेगा, नोट्स कहां मिलेगी, माइंड मैप कहां मिलेगा, पीवाईक्यूज कहां मिलेगा, सैंपल पेपर कहां मिलेगा, भाई सब कुछ मिलेगा कहां? टेलीग्राम चैनल पे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है भाई, क्लिक करो, ज्वाइन करो, एंड फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर करो। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहां पर एकेडमिक वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बोर्ड रिलेटेड अपडेट्स एंड और भी बहुत सारी चीजें यहां पर मिल जाती है। जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लो, एंड सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, दोस्तों को शेयर करना एकदम नहीं भूलना। सबको बता दो कि भैया यही है 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, है ना, कर लो। इतना कर डाला तो लाइक झिंगा लाला वाली बात है भाई। आ जाओ शुरू करते हैं। आओ सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर किसमें, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चंस देखते हैं और इनके आंसर समझते हैं फटाफट से। देखो पहला, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हो रही है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। अब बताओ आप में से सबको भी सब, है ना, सबको ये वाली बात क्लियर है कौन सी, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 है। एक एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, कहां पर? तो हमने कहा ये डायग्राम बनाना इसके अंदर में नहीं भूलेंगे। एक लाइट बीम इंसिडेंट होगी, यहां पर ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल, और जितने डिग्री का एंगल बनेगा दिस इज एंगल I, है ना, और यहां से एक लाइट बीम ये मूव होगी, है ना, बाउंस बैक होकर के सेम मीडियम में, दिस इज एंगल R। यहां पर सबकी नेमिंग करेंगे कि ये हमारा क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये नॉर्मल। दूसरा अपने को पता है कि तीनों ही कौन कौन से, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, हमको पता है क्या भाई, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों किसमें होंगे बेटा? तो ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होंगे, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होंगे। ये 2 लॉज थे। ठीक है, इसी तरीके से जब आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करोगे तो आप एक काम और कर लोगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके स्टेटमेंट भी लिख लोगे कि जब कभी लाइट बीम जिस मीडियम से आती है बाउंस बैक होकर के उसी मीडियम में वापस चली जाती है, यह हमारा रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये फर्स्ट हुई। सेकेंड आ जाओ, अच्छा ये भी देख लो भाई, ये 19, 20 और 22 में रिपीट हुआ, 19 में भी आया, 20 में भी आया, 22 में भी आया। इसी तरीके से व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium, what is its write its mathematical formula, 19, 20, 21, 22, 23, भाई साहब लगातार क्या करोगे? तो भैया अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, है ना, हम लोग किसकी बात करें बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता है ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम।
अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, दो चीजें हो सकती है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो जनरली इसको है ना म्यू से डिनोट करते हैं या फिर ईटा से भी आपको डिनोट करता हुआ मिल जाएगा। ये होता क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब मान लो एयर में बोल देते हैं और नीचे मैं बोल देता हूं किसी एक मीडियम, ठीक है। ये किसमें, एयर में और ये मीडियम में। ये एक ऐसी होती है क्वांटिटी, तो आपको पता है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्यों भाई, क्योंकि ये रेशियो है, तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। होता क्या बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और इसकी वैल्यू की बात करोगे तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो सबके आंसर आपको आते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट करते हुए जा रहा हूं कि इनके आंसर्स आप क्या क्या करोगे, एक बार है ना रिवाइज होता चला जाएगा मैं, ठीक है। आ जाओ, ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड स्टेट इट्स यूनिट। पावर ऑफ लेंस की अगर आप बात करते हो, है ना, पावर ऑफ लेंस की आप बात करते हैं, तो हम लोगों ने क्या बात करी भाई साहब, पावर ऑफ लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब हम लोगों ने कहा कि इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब क्या, कि अगर मान लो एक ये लेंस है, जरा समझना, इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस ज्यादा है भाई, इसने ये लाइट बीम को मर्ज कराना था, यहीं पे मर्ज कराना, ये सेम लाइट बीम आ रही है, ये दूर जाके मर्ज करा रहा है। तो पावरफुल कौन है, आपको मर्ज कराने का काम दिया है, जो जल्दी मर्ज कराएगा वो ज्यादा पावरफुल, जो धीरे से, जो बाद में मर्ज कराएगा वो कम पावरफुल। तो ये हो गया बेटा आपका L2, ये हो गया आपका L1। तो क्या बोलोगे, L2 की जो पावर है, L2 की जो पावर है, मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1। समझ में आया नहीं है, मतलब फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा है, ठीक है। या फोकल लेंथ F2 क्या है, कम है, F1 ज्यादा है, ये बात याद रखेंगे। यूनिट की बात करोगे तो इसके SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना, डायोप्टर। क्या, डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको यूनिट में डायोप्टर अगर आपको पॉजिटिव मिलेगा, मैं थोड़ा सा एड ऑन लिख रहा हूं आपके लिए, और नेगेटिव मिलेगा, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मिलने का मतलब हो गया बेटा ये आपका कॉनकेव लेंस है, और ये हो जाएगा तो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। थोड़े एड ऑन इंफॉर्मेशन लेकर के चलेंगे ताकि भाई है ना हमें कभी भी दिक्कत ना हो, जब भी पढ़ो तो भैया है ना पूरा ब्रॉड में पढ़ो, है ना, कुछ छोड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। 2022 एंड 23 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा है ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस। लो भाई साहब, ये कब आया, 19, 21, 23। अब थोड़े से ऐसे इस क्वेश्चन के आने के इस बारी में थोड़े से चांसेस कम है, लेकिन नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ भैया, दोनों के लिए अपन बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये रहा बेटा जी हमारा कॉनकेव मिरर। क्या करना है आपको, तो मैंने आपसे बोला है ना कि आपको सेंटर के बियॉन्ड रखना है। ये रख दो, ये एक लाइट बीम गई, ये सीधी आ गई, ये सॉरी ज्यादा ही कैजुअल हो गया, ये ले लो, नहीं तो रुको, ये रख लो, ये ले लो, ये समझो, ये हो गया ए बी आपका ऑब्जेक्ट। यहां से एक लाइट बीम गई जो यहां से इंटरसेक्ट करके जा रही है, दिस इज फोकस। ये वाली लाइट बीम कहां से जा रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि वापस इसी पे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट बीम हमेशा ही इस कर्व पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो जिस पाथ पे जाएगी उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। अच्छा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से यहां पर मेरे को इमेज मिल जाएगी, दिस इज ए बी, तो यहां पर आपको मिल जाएगा ए डैश बी डैश। कैसा बना है बेटा, तो इमेज की लोकेशन जो है वो आपको ध्यान से देखो, बिटवीन एफ एंड सी कैसी है, तो भैया साहब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज कैसा है, तो डिमेंस्ड, है ना, डिमेंस लिख सकते हो या स्मॉल लिख सकते हो, छोटी बनी है, चलेगा। हो गई पहली कहानी, हो गई आपकी पहली कहानी। बी ऑप्शन की बात कर लो, इसमें बी 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 क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब आप कहां रखो, आप कहां रखो, फोकस पे। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दोगे तो लाइट बीम कैसे क्रॉस होगी, तो दो लाइट बीम, एक लाइट बीम यही गई पैरेलल और ये आ गई फोकस से। ये लाइट बीम कहां से आ गई बेटा, ये फोकस से आ गई। दूसरी लाइट बीम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सीधी गई, टकरा करके वापस ऐसी आ गई। तो ये आगे की तरफ में भी अगर आप देखोगे, थोड़ा सा बेंड हो गया इसलिए आपको गलत दिख सकता है। इन दोनों लाइट बीम्स को आगे की तरफ देखो तो अब कैसा दिख रहा है, पैरेलल। तो ये इमेज कहां बनाएगा, ये फोकस है ना, यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर ये रखा है, ये कहां जाकर के इमेज बनाएंगे, तो ये दोनों जाकर के इनफाइनाइट पे इमेज बनाएंगे। तो इमेज कैसी होगी बेटा, तो इमेज जाकर के बनेगी कहां, इनफाइनाइट, ठीक है। आपको याद करो, ये फिफ्थ केस है और ये सेकंड केस है, याद आ रहा है, ये सेकंड केस है और ये फिफ्थ केस है। तो इनफाइनाइट पे बनेगी, और कैसी भाई, तो रियल एंड इन्वर्टेड,
रियल का दोस्त है भैया इन्वर्टेड, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। अच्छा, इसके साथ साथ में आप जो बात करोगे है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या होगा बेटा, तो ये हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज चलेगा। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। तो ये वाली बात भी भाई सब हो गई है ना। अगला, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट द कंडीशंस फॉर इट, गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखो भाई है ना, मैं बहुत सारा आपका टाइम नहीं लेने वाला हूं, बहुत कम टाइम में पूरे ही क्वेश्चंस मैं आपको करा के दे रहा हूं, ठीक है ना। तो फटाफट से बेटा जी कंप्लीट कर लो। आ जाओ, देखो आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब है ना, आप टीआईआर की बात करो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने क्या समझा है, ये मान लो एक सरफेस है, ठीक है ना, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, यहां से ये आपका नॉर्मल हो गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऊपर जो मीडियम है वो है डेंसर और नीचे मीडियम है वो रेरर। अगर डेंसर से रेरर में कोई लाइट बीम आएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। देख लो, मैंने कहा भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा करो, तो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, इसको कहते हैं बेटा आईसी। इस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आपको देखने को मिला, 90 डिग्री। अगर आपने इसको आईसी जो है ना, इसी को कहते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल। इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। आपने कहा सर जी अभी भी मत रुको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो चलो मैंने कहा ले लो भाई साहब और बढ़ा दो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, मतलब आपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया। तो अब देखो 90 डिग्री से ज्यादा रिफ्रैक्शन होने का मतलब क्या होने लगा, इसी मीडियम में वापस चला गया, तो रिफ्रैक्शन बिकम्स रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन किसमें बदल गया, रिफ्लेक्शन। ये देखो ये, ठीक है, इसी को कहते हैं हम क्या, टीआईआर। क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई क्या, कि मीडियम जो है, लाइट हमेशा कहां से कहां तक, लाइट जो है हमेशा जाना चाहिए डेंसर टू रेरर। और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। समझ गए, मतलब एंगल आई जो है ये हमेशा एंगल आई सी से बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड जाओगे तभी ये मिलेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दो कंडीशंस थी और ये। अच्छा, एग्जांपल की बात करते हैं कि भाई साहब लाइव एग्जांपल दे दो, है ना। तो इसके एग्जांपल्स में क्या, तो रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन में ये होता है भाई साहब, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन में आपको मिलेगा। आ जाओ फिर बढ़े नेक्स्ट पे। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस थे, है ना। आओ नेक्स्ट चैप्टर की हम थोड़ी सी बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर यानी द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की बात करते हैं। इस चैप्टर के देखते हैं 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को। आ जाओ देखते हैं। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन विद अ डायग्राम, ठीक है। 19, 20 और 23, ठीक है। देख लो भाई ये सारे क्वेश्चन सब रिपीटेड है। 19, 20 और 23 में हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या बात करना, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन विद डायग्राम, ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है भाई, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हमने ये समझा है कि अगर एक कोई प्रिज्म है, इस पे से अगर कोई व्हाइट लाइट यहां से डाली जाती है, तो ये व्हाइट लाइट ड्यू टू डिफरेंट स्पीड, सभी लाइट बीम्स के कलर्स के स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है मीडियम में अलग अलग होती है। इसके कारण ये यहां से ये क्या होंगे, अपने बेसिक 7 कलर्स में, बेटा मेरे पास वायलेट नहीं है इसलिए मैं इसी ब्लू को यूज कर लेता हूं, है ना। बेसिक अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं और ऑर्डर क्या होता है बेटा, ये VIBGYOR, विबग्योर के फॉर्म में ये अपने 7 कलर्स स्प्लिट हो जाना, इसी को कहते हैं हम क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट वेव डिस्पर्स होगी, फैल गई, किसमें, अपने बेसिक कलर्स में, ठीक है। चलो आ जाओ, क्लियर है, एक्सप्लेन विद डायग्राम अपन ने बात कर ली, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, स्टेट द कॉज ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का क्या कारण है भाई, चलो यहीं पे बात कर लेता हूं मैं तो, है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के क्या कारण है, तो मैंने आपको सिखा कर रखा है, जब भी अपेरेंट पोजीशन की बात हो, जब भी लोकेशन पोजीशन में चेंज की बात हो, एटमॉस्फेयर में जब भी पोजीशन में चेंज की बात हो, बेटा सिर्फ एक ही चीज जिम्मेदार है, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कौन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उसका जिम्मेदार है। क्या करता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना, क्या करता है बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सॉरी 7th नंबर, है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब हमारी ये रही अर्थ, इसके बाहर ये रहा हमारा क्या भाई, तो ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर। अब सन की स्टार की पोजीशन ये है, अब स्टार बहुत दूर है, यहां से जो लाइट बीम आ रही है
लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में मीडियम चेंज होता है, ऐसा तो लेयर वाइज मीडियम नहीं चेंज होता, लगातार डेंसर होता चला गया, तो ये ऐसा 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 बेंड होता 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 यहां आ गया। अब यहां जो व्यूअर होगा इसको इसकी अपरेंट पोजीशन क्या दिख रही होगी, ऐसा समझ लो, इसके अपरेंट पोजीशन क्या दिख रही होगी, ये स्टार यहां ना होकर के, तो इसके कारण ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा लगता है कि ग्लो कर रहा है फिर बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण क्या है ठीक है, कंटिन्यूअसली इसमें क्या होता है ना, कंटिन्यूअसली इसमें जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो कैसा होता है, ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है इसके कारण। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज मायोपिया एंड हाउ इट्स करेक्टेड। भाई मायोपिया ये भी रिपीटेड है, हाँ मायोपिया क्या होती है भाई, तो मायोपिया कहने का मतलब है कि भाई साहब सुनो, 8th की बात करें, मायोपिया अगर आपसे कहा जा रहा है, इसका मतलब होता है कि भाई साहब है ना, पास का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, यही हुई ना बात, है ना, पास का ये भैया को पास का तो दिखेगा, मतलब लाइट में यहीं से आ रही है तो कोई समस्या नहीं है, रेटिना पर इमेज बन गई, ये नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये किसके लिए बेटा, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। लेकिन यही सेम कहानी कहां बदल गई जाकर के, अगर आपने फार ऑब्जेक्ट्स की बात कर ली तो ये लाइट में यहीं जाकर के इंटरसेक्ट होगी। जब आप इसमें कॉज की बात करोगे तो इसके कॉज क्या होंगे, तो 2 कॉज हो सकते हैं, या तो देखो पहले रेटिना यहीं पर थी, अब रेटिना इलोंगेट हो गई, तो मतलब क्या हो सकता है, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, या तो ये हो गया, या फिर दूसरा क्या हो गया बेटा, इंक्रीज द पावर ऑफ लेंस, ये जो हमारी क्रिस्टलाइन लेंसेज की पावर बढ़ गई। अच्छा इसमें हो क्या रहा है भाई, तो इसमें यह होता है कि फार पॉइंट कम क्लोजर, जो फार पॉइंट हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए वो नियर आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, फार पॉइंट कम क्लोजर, इसीलिए इसका एक और नाम है नियर साइड। क्या नाम है, नियर साइड, ठीक है, इनफाइनाइट से खिसक के पास आ गया। अब कैसे करेक्ट करोगे, तो फॉर करेक्शन आप यहां पे कॉनकेव यूज कर लो, ये क्या करेगा, लाइट बीम को यहां से डाइवर्ज कर देगा, ये फाइनली जाकर के रेटिना पर इमेज बन जाएगी। तो क्या ये करेंगे, कॉनकेव लेंस, कैसी, है ना, सुटेबल फोकस की कॉनकेव लेंस। सुटेबल फोकस मतलब ये इतना शॉर्ट रह गया था ना, इतना ही इसको पहले बढ़ा करके भेजना है, बात हो गई खत्म। चलो आ जाओ भाई साहब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन में क्या बात होती है भाई, तो रेनबो फॉर्मेशन में सबसे पहले कहानी तो यह है कि भैया यहां पे होंगे हमारे सूरज दादा हैं जी। अब इसके बाद में बारिश के दिनों में, है ना, किसके दिन में बेटा, बारिश के दिनों में वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे यहां पे आसमान में ऐसी ये वाटर ड्रॉपलेट टंग गई, बड़ी अच्छी ड्रॉपलेट, ये वाटर ड्रॉपलेट टंग गई, है ना, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट है। अब क्या होता है, यहां से एक व्हाइट लाइट यहां पर आएगी, आने के बाद ही यहां से ये लाइट में ऐसे डिस्पर्स हुई, ठीक है, मतलब मेरे पास, फिर से मैं बोलूंगा, मेरे पास वायलेट कलर नहीं है, सो दैट मैं उसे ले लेता हूं यार, वायलेट कलर, नहीं तो बार बार बोल लूंगा तो अच्छा नहीं है, ये ले लो यार। चलो तो अब यहां से क्या होगी बेटा, एक ये वायलेट कलर, है ना, अब यहां पे सबसे पहले, है ना, होने के बाद में ये लाइट बीम यहां आएगी और ये बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही अपन रेड वाला ले लेते हैं, ये भी लाइट बीम क्या होगी, ऐसी होगी और ये ऐसी आ गई। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे वही VIBGYOR विबग्योर रेनबो कलर्स मिल जाएंगे। तो क्या क्या हुआ बेटा, यहां पे क्या क्या प्रोसीजर्स हुए, तो यहां पे प्रोसीजरल्स में मिले, सबसे पहले आपको मिला रिफ्रैक्शन, फिर आपको मिलता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, यहां से ये बाउंस बैक होगी, ट्रांसपेरेंट था ना, कायदे से तो इसको इधर और इसको इधर चले जाना चाहिए था, लेकिन पूरा नहीं जाता, मैक्सिमम को ये क्या किया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, इसीलिए इसको कहते हैं IR ओनली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन से, ठीक है। और इसके बाद में अपन और एक काम करते हैं, तो भैया यहां पर क्या होने वाला, डिस्पर्जन भी हुआ है। ये 3 चीजें आपको रेनबो फॉर्मेशन में देखने को मिलती है ना। ये क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट, ये वाटर ड्रॉप, और ये जो है ये कौन है बेटा, ये है सन, ये जो है ये कौन है बेटा, सन, ठीक है, चलेगा। ओके आ जाओ जी, आ जाओ जी। What is the atmospheric refraction? Give one example of natural phenomena caused by it. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल आपको देना है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है भाई, हमारे एटमॉस्फेयर की, है ना, लेयर वाइज जब चल करके आएंगे तो डेंसिटी चेंज होने के कारण
लाइट बीम क्या होने शुरू हो जाती है भाई, तो वो रिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक एग्जांपल चाहिए आपको तो भाई साहब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रख लो, ये रहा, कहां गया, रख लो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और अगर आप बात करोगे तो मैं कहता हूं एपरेंट पोजीशन, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। भाई जो स्टार है क्या एक्चुअल पोजीशन पे दिख रहा है, नहीं एपरेंट पोजीशन पे दिख रहा है ना, एक्चुअल पोजीशन में नहीं दिख रहा। तो ये हो गया भाई साहब, है ना, ये भी क्वेश्चन 19, 21 और 23 में रिपीटेड। ठीक है, बढ़े हम अगले पोर्शन पे, अगले चैप्टर पे आते हैं, आओ करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आता है। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है भाई, है ना। मैं इनके आंसर्स भी आपके लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, है ना, इन शॉर्ट मैं आप सभी के लिए इसके आंसर्स भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट की बात करें, हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहली कहानी तो स्टेट ओम्स लॉ, है ना, ड्रॉ वीआई ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर। कब कब, 19, 20 और 22 में। ठीक है, देखो क्या करना है भाई, ओम्स लॉ क्या कहते हैं, ओम्स लॉ में क्या कहना था, तो इनका कहना था कि भैया साहब एक ऐसा ले लो, है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यहां पर एक की ले लो, ये एक रजिस्टर है, इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दो, ये एक एमीटर है सीरीज में लगा हुआ है। तो इनका ऐसा कहना था कि अगर सभी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहे तब, इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस, कौन कौन सी, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, सब कांस्टेंट रहे, तब इनका कहना था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है R, और हम लोग इस तरीके से याद भी रखें कि वीर, ओम कौन थे, वीर। ठीक है, अब VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं बेटा, V वर्सेस I की बात कर रहे हैं। कायदे से तो देखो ये Y एक्सिस पर, ये X एक्सिस पर होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ना, ये X एक्सिस पर होता है, ये Y एक्सिस पर होता है, और ये जो मिलती है मेरे को यहां पर स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन शो करती है किसको, रेजिस्टेंस को। ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन ही बोलता है कि रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ओहमिक कहने का मतलब है जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, इसका मतलब जो कंडक्टर होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, सेमी कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। वहां पे क्या होता है भाई, ये जो आपको दिख रहा है ना यहां पर ग्राफ, ये ऐसा मिलता है, मतलब जैसे जैसे करंट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये नॉन ओहमिक के लिए है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। ओके, अगला, डेराइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन सीरीज 19, 21, 23, लेकिन अब ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा, तो इसको आप, है ना, अभी के लिए आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन ध्यान रख लो, है ना, ये क्या होता है बेटा, आर सीरीज में जो होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अप टू R n नंबर्स होंगे तो n नंबर्स, है ना। ठीक है, और वैसे टफ नहीं है, देखो अगर अपन बात करते हैं 10 हो गए तो 11, 12वां क्वेश्चन की बात करते हैं। सुनो देखो, ये ऐसा होता है, यहां कुछ कॉन्सेप्ट है वो सीख लो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को, ये डायरेक्ट तो अब नहीं पूछा जाएगा। ये V है ना, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। आपको एक चीज सिखाया कि सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है ना, SSC, सीरीज करंट सेम, ये याद रख लो भाई सब, क्या, SSC, है ना। अपने घर में भैया दीदी लोग एग्जाम देते हुए मिल जाते हैं, है ना, सीरीज में करंट सेम होता है, इसका मतलब पोटेंशियल बटेगा। V दिया था तो यहां पर V1 हो जाएगा, यहां पर V2 हो जाएगा, और यहां पर V3 हो जाएगा। ए भाई साहब, मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा एक टोकरी में कुछ लड्डू दिया और क्लासरूम में बट गई, कुल कितनी क्लासरूम में लड्डू बटी, तो आपने कहा जितनी आपने टोकरी में दी थी। लो भाई साहब, मैंने कहा यहां पर V कितना होगा, तो यही V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। मैं कहता हूं भाई साहब एक बात बताओ, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहते हैं, ओम्स लॉ से तो V इक्वल्स टू कहते हैं IR, मतलब V1 इक्वल्स टू क्या मिल गया, IR1, V2 इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, IR2, एंड V3 इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, IR3। क्यों ऐसा लिख पा रहा हूं, क्योंकि बेटा जी करंट सीरीज में सेम होता है। आओ ना, चलो V की जगह पे लिख लो IR, यहां पे लिख लो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। बाबा I को कॉमन कर दो, तो IR इक्वल्स टू, I को कॉमन कर दोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से I कैंसिल हुआ, यानी फाइनली आपको R सीरीज में जो मिल गई वो क्या मिल गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, और ऐसे ही बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, तो सबको जोड़ देते हैं ऐसे ही सीधे, हो गई बात। करो आ जाओ, लौटे वापस से, है ना। ठीक है, टू रेजिस्टर्स 2 ohm एंड 3 ohm कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैंने आपको इसके लिए R इक्विवेलेंट के लिए क्या बोला था, प्रोडक्शन, मतलब R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, लगा दो भाई सब लोग, 2 क्रॉस 3 अपॉन में 2 प्लस 3, 6 अपॉन में 5, बात करो, है ना। चलो, डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर, राइट अ SI यूनिट एंड फॉर्मूला। ये भी देखो 19, 22 और 23 में रिपीटेड है ना। आ जाओ, क्या बोल रहे भाई, इलेक्ट्रिक पावर,
ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर 14th क्वेश्चन होगा आई थिंक। चलो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा बेटा, तो ये होता है V इंटू आई। हमने बोला था ना P इक्वल्स टू आई वी, उल्टा पढ़ो, वीआईपी लोग पावरफुल होते हैं, वीआईपी लोग पावरफुल होते हैं। और भाई साहब इसकी यूनिट क्या होती है, तो मैंने क्या बोला था कि पावरफुल होगा वैसे कहते हैं भाई वॉट लगा देंगे, क्या वॉट, यूनिट इज वॉट, यूनिट इज वॉट, चलेगा 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 चलेगा। ओके चलो अगला, एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इट्स फॉर्मूला। चलो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की भी बात कर लेते हैं, है ना। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। या फिर आप ऐसा नहीं कहना चाह रहे तो आप ऐसा कह लो कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। मैंने क्या बोला था, जो पावरफुल आदमी होता है उसका दिमाग हमेशा गर्म होता है, पावरफुल आदमी का दिमाग हमेशा हमेशा मतलब टाइम, पी इंटू टी, पी इंटू टी। तो एच इक्वल्स टू और फॉर्मुलेस की अगर आप बात करो तो पी की जगह लिख लो वी आई टी। अच्छा और भी लिख सकते हैं ना, ये पता है आपको यहां से, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। क्या करते हैं भाई, ओम्स लॉ से आप इसको पुट कर सकते हो, तो उठा के रख दो। यहां पर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर अपॉन में आर टी, और यूनिट क्या होगी, तो भैया ये एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ठीक है। और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो देखो मैराथन मैंने कंप्लीट करी है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। यहां पे मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूं आपके लिए, है ना, मतलब थोड़े शॉर्ट में निपटा रहा हूं, क्योंकि भाई साहब आपको है ना कम टाइम में मैंने पूरे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने। मेजर पार्ट ये है कि आपको मुझे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने हैं, ठीक है ना। कहानी समझ में आ रही है और आपको डिटेल चाहिए तो मैराथन सीरीज अवेलेबल है, आप क्लिक करो, ज्वाइन करो एंड एंजॉय करो, उसमें सब कुछ डिटेल में बात करी। ऑलराइट आ जाओ भैया, नेक्स्ट बढ़ा ले पिक्चर, 16वें क्वेश्चन। मतलब अब आ गए हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करने, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करने, ठीक है। आओ, स्टेट द राइट हैंड थंब रूल एंड इट्स एप्लीकेशन 19, 20 और 23। लो राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बेटा कि थंब अगर करंट की डायरेक्शन को बता रहा है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। थंब अगर करंट की डायरेक्शन को बता रहा है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मतलब अगर करंट इस बोर्ड के इनसाइड होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, क्लॉकवाइज, और अगर ये आउटसाइड हुई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। सबको ठीक है, चलेगा। What is electromagnetic induction? State Faraday's law of electromagnetic induction. See, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अब हम बात कर लेते हैं, ये 20, 21, 22 का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फैराडेज लॉ अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा कहते हैं कि अगर ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, अगर इस मैग्नेट को एक कॉइल के अक्रॉस, ये क्या है, एक सोलेनोइड है, ये क्या बेटा, एक सोलेनोइड है, अगर इसके अक्रॉस चेंज इन फील्ड लाइंस कराओगे, मतलब ये मैग्नेट जब इसके करीब लाओगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जाके लिंक होगी, जब इसके करीब जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होगी, जब दूर जाएगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होगी, फिर ज्यादा होगी, फिर कम होगी। अच्छा, जब ये इसकी तरफ जाएगा, ठीक है, समझना थोड़ा सा, तो ये कॉइल भी अपने आप को कुछ इस तरीके से बनाएगा कि इसको बना लेगा नॉर्थ पोल, जब नॉर्थ जाएगा तो खुद को नॉर्थ बना लेगा, नॉर्थ बनाएगा मतलब करंट ऐसा बहेगा इसमें, ठीक है। क्यों बह रहा है, क्योंकि जब आपने मैग्नेट के पास, मैग्नेट को इस कॉइल के अक्रॉस लेकर के गए, जब जब आपने इसने में क्या करा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड्स किया, किसमें, सोलेनोइड में, तब तब इस सोलेनोइड में क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इसी फिनोमिना को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब अंदर लेकर के जाओगे, जब इसके करीब लेकर के जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, और जब आप इसको दूर लेकर के जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेगी। तो जब आप इसके करीब लेकर के जाओगे तो ये कंडीशन बनेगी, जब आपने यही मैग्नेट को इधर दूर लेकर के चले गए, क्या कर रहे हो, अब की बारी आप इसको दूर लेकर के जा रहे हो, पहले क्या करते, पास ले जाते, तो अब क्या होगा, ये कॉइल खुद का साउथ पोल बना लेगा, है ना। करंट अब कैसा बहना शुरू हो जाएगा, तो करंट अब ऐसा बहना शुरू हो जाएगा। अब बोलेगा ये दूर जा रहे हो तो बोलेगा भाई साहब पास आओ, लेकिन इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड्स हो चुकी है, पहले ज्यादा फील्ड लाइंस लिंक हो रही थी, अब कम, ठीक है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन आप ध्यान से देख रहे हो, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट यहां पर देखने को मिलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने के कारण कॉइल में एक इंड्यूस करंट आ जाता है, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। चलो, फैराडेज लॉ को छोड़ दे रहा हूं क्योंकि वो उनका कहना था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड उसके अक्रॉस जो
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगी उसके प्रोपोर्शनल होगी, मतलब ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। वो नहीं है आपको पढ़ने को, है ना, अब वो डिलीटेड पोर्शन में चला गया, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड था इसलिए इसको रखा हुआ था। हाँ, ये अभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। Why does a current carrying conductor experiences a force in magnetic field? Name the rule used to determine the direction of this force. तो भाई साहब ये किसकी वजह से, मैंने आपको एक चीज सिखाया, जब आपको इंड्यूस करंट पता करना हो तो राइट हैंड, और अगर आपको फोर्स पता करना हो तो लेफ्ट हैंड। मतलब आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब समझ गए कि आपने क्या किया हुआ। ये क्वेश्चन ना थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ एक प्यारा सा डायग्राम है। आप ध्यान से एनसीईआरटी पलटे होगे तो ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखी हुई है इस तरीके से, यहां एक स्टैंड के ऊपर ये स्टैंड जैसा ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा ही है वो क्वेश्चन, ठीक है। यहां से इस तरीके से ये डायरेक्शन एग्जैक्टली मेरे को नहीं ध्यान में आ रहा, बट ठीक है, कोई भी डायरेक्शन बना लो, क्वेश्चंस तो बन ही जाएगा। करंट मैंने ऐसे से इधर बना लेता हूं, ठीक है, वैसे उल्टा है उसमें से यहां मैं कहता हूं करंट जा रहा है, ठीक है, ये ऐसा होकर के करंट वापस आ गया। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको इसमें मिल गई, करंट की डायरेक्शन मिल गई। तो ऐसा कहना है कि भाई साहब ये क्या है, एक ना फ्री ऐसा मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा। तो भाई साहब इसको पता करने के लिए यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज करोगे बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है, फादर मदर चाइल्ड, है ना, मतलब यहां पर मोशन मुझे, मतलब फोर्स मुझे पता चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट पहले से पता। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट इधर, तो अंगूठा किधर बता रहा, बाहर की तरफ, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, आउटवर्ड आएगा। ये कैसा आएगा, ऐसा ऐसा है ना, ये ऐसा है ना, ऐसा ऐसा, ये ऐसे आउटवर्ड आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा रूल बेटा, तो इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आने के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, वो केस स्टडी में भी आ सकता है, ध्यान रखिए। चलो, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, राइट इट्स टू यूजेस। लो भाई साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लॉन्ग करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड होता है, ध्यान से सुनना, इट्स बिहेव्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ये कैसा बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट के जैसा। और इसमें क्या होने वाला है जरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी जैसा आपको बार मैग्नेट में बनती थी, ठीक है। अब अगर मैंने करंट इधर के साइड से भेजा, ठीक है ना, इसको पॉजिटिव नेगेटिव करता हूं, इधर करंट इधर के साइड से भेजा, तो ये आपका साउथ पोल बन गया और ये आपका नॉर्थ पोल बन गया। मतलब यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकली होंगी और इधर पे जाकर के टर्मिनेट होंगी, ठीक है, समझ में आ गई। कैसे बात करता हूं बेटा, सुनो, अगर साउथ पोल है इसका मतलब करंट वहां क्लॉकवाइज होगा, और नॉर्थ पोल है कहीं पर, इसका मतलब करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहां से करंट भेज रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब ये हो गई आपकी क्या, लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जस्ट लाइक बिहेव्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। इनसाइड अगर आप इसके बात करोगे ना, यहां पर इनसाइड जो होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट पता है कैसे करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, पैरेलल लाइंस के साथ, है ना, इनसाइड पैरेलल लाइंस के साथ में हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। दो यूसेस की अगर आप बात करते हो तो देखो यार, इसके यूसेस की अगर आप बात करते हो तो एक तो आपको सोलेनॉइड्स आपको कहां पे यूज होते हुए मिल जाएंगे, या आपको आपका हीटिंग कुकटॉप्स है, मोटर है, जनरेटर है, इन सभी जगहों पे, ठीक है ना। तो अपन बात कर लेते हैं भाई जनरेटर, ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या बात कर सकते हैं, जो हीटिंग कॉइल्स है ना, हीटिंग कॉइल्स है वहां पर भी, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक बेल यूज कर लो। चलो, जो आपके स्कूलों में, अब तो खैर डिजिटल वाले लग गए, अदरवाइज पहले वो लगते थे कर्र करके करते थे, वो उन सब में आप इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। मतलब इसको क्या, इसको आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सोलेनॉइड यूज करते हैं। चलो, why do magnetic field lines from concentric circles around a current carrying straight conductor, how can the direction of this field lines be determined? ओ लो भाई साहब, ये 19, 20 और 23, देखो ये क्वेश्चन का पैटर्न जरा देखना कि भाई साहब है ना, आपसे ना थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैं बार बार बोलता हूं ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भाई। कॉम्पिटेंसी मतलब आप समझे क्या है, सीखे क्या है, उसकी बात करो, रटने वाली बात छोड़ दो। तो ये पूछना चाह रहे ऑर्स्टेड ना, ये इनका क्या कहना है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की बात करना चाह रहे हैं अल्टीमेटली,
देखो इनका कहना है कि भाई साहब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कैसी मिलती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मिलती है। और जैसे जैसे यहां से आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज क्या होती जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। जैसे जैसे इससे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। पता कैसे करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, तो भैया वही राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल। क्या है भैया स्क्रू रूल, इनसाइड ये देखो स्क्रू अंदर की तरफ जा रही है मतलब क्लॉकवाइज, स्क्रू बाहर की तरफ आएगी मतलब एंटी क्लॉकवाइज। थंब रूल या फिर क्लॉक, इसके जरिए आप यहां पर इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई है। तो भाई साहब एक काम करो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स रख सकते हो, है ना, हर एक रिपीटेड क्वेश्चंस के कि भाई साहब यही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लो भाई साहब मैं हट गया। या फिर मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भाई जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, क्लिक कर लो, ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर इस सेशन का पूरा पीडीएफ, सैंपल पेपर्स, माइंड मैप, पीवाईक्यूज एंड और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है। उसके साथ साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एकेडमिक वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बोर्ड रिलेटेड अपडेट्स एंड और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। तो फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ एंड जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। फटाफट से आप जो इस सेशन के लिए, है ना, फटाफट से जल्दी से जा करके भाई सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सबको बुलवा लो, सबको बता दो भाई सेशन ऑन हो चुका है एंड बेहतरीन तरीके से अब कंप्लीट भी हो चुका है। तो जल्दी से एक थम्स अप कर दो अगर सब कुछ बेहतरीन समझ में आया है, सीख गए हो। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।